नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आप स्वागत करती हूँ। द्विगु समास करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? संख्या पूर्वो द्विगु। कर्मधारय समास का पूर्व पद यदि संख्यावाची है तो वो क्या है? द्विगु समास होता है। यानी इस समास में क्या है? पहला पद पूर्व पद क्या है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्या को बताता है। पूर्व पद किसको बताता है? संख्या को बताता है। और जब समस्त पद बनाते हैं तो एकवचन और नपुंसकलिंग में होता है। समस्त पद एकवचन और नपुंसक लिंग में होता है। तो पूर्व पद इस संख्या पूर्व द्विगु। पूर्व पद क्या है? संख्या को बताता है और समस्त पद एकवचन और नपुंसक लिंग को बताता है। द्विगु समास के भेद। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारश्च। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारश्च। यानी इसके तीन भेद हैं। पहला हमारा क्या है? तद्धितार्थ। तद्धितार्थ द्विगु। इस समास में क्या है कि यदि दिशावाची शब्दों के साथ अंत में तद्धित प्रत्यय हो तो प्रत्यय लगाकर जो समास बनता है वो क्या होता है? तद्धितार्थ द्विगु समास होता है। यानी दिशावाची शब्दों के साथ अंत में जब तद्धित प्रत्यय लगा होता है तो वो जो उस तद्धित प्रत्यय लगाने से जो समास बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्धितार्थ द्विगु समास कहते हैं। जैसे पूर्वस्याम शालायाम भव यथा पूर्व स्याम शालायाम। पूर्व स्याम शालायाम भव। जब समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्वशाला है। पूर्वशाला है। तो यथा पूर्वस्याम शालायाम भवै। पूर्वस्याम शालायाम भवै। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्वशाला है। यथा पंचसु कपालेषु संस्कृतः। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पंच कपाल है। पंच कपालः। इसी तरीके से अपरस्याम शालायाम भवै। अपरस्याम शालायाम भवै। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? आपर शाला है। तो तद्धितार्थ द्विगु यानी दिशावाची जो शब्द हैं उन शब्दों के अंत में जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय लगा करके यदि हम ये समास करते हैं तो वो क्या माना जाता है? तद्धितार्थ द्विगु समास माना जाता है। यथा पूर्वस्याम शालायाम भवै पौर्वशाला। पंचसु कपालेषु संस्कृतः। तो पंच कपाल है। अपरस्याम शालायाम भव। तो क्या बन जाएगा? आपर शाला है। इसी प्रकार इसी का ही अगला करते हैं हम। उत्तर पद द्विगु। उत्तर पद द्विगु। यदि दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद में जिसका कोई अलग से समास न बन रहा हो
तब ऐसा कोई पद उत्तर पद में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो तब क्या होता है, उत्तर पद द्विगु समास होता है। यानी जो दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उनका अलग अलग से कोई समास नहीं बन पा रहा, तो तब हम क्या करते हैं, उत्तर पद लगा देते हैं, तो वो उत्तर पद द्विगु समास बनता है। जैसे हम क्या कहें कि पंच गावो धनम यस्य सह, पंच गावो धनम यस्य स, कि 5 गायों रूपी धन वाला। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंच गवय धनय, पंच गवय धनय, 5 गायों रूपी धन वाला। तो पंच गावो धनम यस्य सह, पंच गवय धनय। इसी प्रकार अष्टहस्ता प्रमाणस्य, अष्टहस्ता प्रमाणस्य, तो क्या हो जाएगा, अष्टहस्ता प्रमाणः, अष्टहस्तः प्रमाण है। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अष्टहस्ता प्रमाण है, अष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार हम 7 हाथों के प्रमाण वाला कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो अभी तक आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एसएस संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या और भी कोई किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके लिए संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उत्तर पद द्विगु, तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर दोनों पद क्या हैं, पूर्व पद और उत्तर पद में जिसका कोई स्वतंत्र समास ना बन रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई उत्तर पद लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उत्तर पद द्विगु समास बन जाता है। जैसे पंच गावो धनम यस्य सह, पंच गवय धनय, कि 5 गायों रूपी धन वाला। तो इस अगला इसी का उदाहरण करते हैं, समाहार द्विगु। समाहार द्विगु, समूह अर्थ का बोध करने वाला, समूह अर्थ का बोध करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, समाहार द्विगु कहते हैं। समाहार द्विगु में क्या है, एकवचन और नपुंसक लिंग में समस्त पद बनाते हैं। तो एकवचन और किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है। जैसे हमने क्या लिखा, पंचानाम पात्राणाम समाहारः। उदाहरण इसका क्या है, यथा पंचानाम पात्राणाम समाहारः। पंच पात्रम, जब हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पंच पात्रम। पंचानाम पात्राणाम समाहार है, पंच पात्रम यानी 5 पात्रों का समाहार। इसी प्रकार क्या है, पंचानाम बटानाम समाहार है, या त्रयानाम लोकानाम समाहार है, त्रयानाम लोकानाम समाहार है। तो क्या बन जाएगा, त्रिलोकी। समस्त पद बनाया तो हमारा क्या बन गया, त्रिलोकी। तो यहाँ पर क्या है कि पंचपात्रम, पंचानाम पात्रम समाहार है, पंचपात्रम बना, परंतु त्रयानाम लोकानाम समाहारे, तो हमारा समस्त पद क्या बना, त्रिलोकी बना। तो इसके लिए थोड़ा नियम है कि अकारांत यदि उत्तर पद है तो लोक शब्द में क्या है, आ है, लोकः, लोक शब्द में क्या है, अ शब्द मिला हुआ है। तो अकारांत उत्तर पद परे रहते द्विगु समास में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में हो जाता है। तो त्रिलोक का क्या बन गया, त्रिलोकी। इसी प्रकार से और हम शब्द देख लेते हैं, जैसे पंचानाम पदानाम समाहार है, पंचानाम पदानाम समाहार है।
तो क्या बन जाएगा? पंचपदी। पंचपदी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पद शब्द अकारांत है, तो उसमें क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया पंचपदी। परंतु कुछ शब्दों को छोड़ करके, जैसे पात्र, युग और भुवन, इन शब्दों में क्या है, वही बनता है एक वचन और नपुंसकलिंग में ही बनेगा, स्त्रीलिंग में नहीं बनेगा। जैसे हमने क्या लिखा कि त्रयानाम भुवनानाम समाहारः। त्रयानाम भुवनानाम नाम समाहारः। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? त्रिभुवनम। त्रयानाम भुवनानाम समाहारः, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? त्रिभुवनम। भवन शब्द में अकारांत होते हुए भी क्या है, इसमें हमने स्त्रीलिंग नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा नियम है कि पात्र, युग और भुवन, इन शब्दों के साथ क्या है, स्त्रीलिंग नहीं होगा, अपितु क्या होगा, एक वचन और नपुंसकलिंग का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से क्या है, युग शब्द, चतुर्नाम युगानाम समाहारः। चतुर्नाम युगानाम समाहारः। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? चतुर्युगम। चतुर्युगम। तो इस तरीके से आज हमने द्विगु समास किया कि जिस कर्मधारय समास में क्या है, पूर्व पद यदि संख्यावाची हो तो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है, और पूर्व पद क्या है, संख्या को बताता है। इसके 3 भेद हैं, तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु समास और समाहार द्विगु समास। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपने नए संस्कृत लेसन के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।